perhaps waiting for us. मेरे ख्याल से पीयूष कुछ कहना चाहते थे. पीयूष, I think you wanted to say something. Yes, sir. I have something to say. So first of all, thank you very much for today's discussion in the morning. और सर जैसा सेक्युलर की बात होती है तो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की जो चीज़ें हैं वो यही है ना कि हम फ्लेक्सिबल हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम वर्ल्ड वाइड सीख पाएँ. तो मैं सर इस चीज़ के लिए प्राउड फील करता हूँ कि हम इंडियन होते हुए सब चीज़ सीख पाते हैं अलग अलग रिलीजन्स से. और शायद मेरा रिलीजन या मैं किसी पर्टिकुलर नहीं बोलना चाहूँगा कि वो मुझे एक फ्रीडम देता है सबसे सीखने के लिए, रिजिडिटी को अवॉइड करने के लिए. तो यही शायद सेक्युलरिज्म के पीछे का जो एक सेंटर है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो होना चाहिए. तो सिर्फ वर्ड से हमको अलाइन नहीं होना चाहिए कि एक सेक्युलरिज्म थोपा जाए हमारे ऊपर, बल्कि उसके पीछे की जो लर्निंग है वो हमें मिल पाए. तो उसके लिए सर मैं आपकी बताइए आज मॉर्निंग सेशन में. और जो 3 गोल्डन वर्ड्स आपने दिए हुए हैं सर, माइंडफुलनेस, शोशिन और डिसिप्लिन, ये सर मैं अपने जिन्हें 3 L आप कहते हो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कंटिन्यू रखूंगा. थैंक यू सर वेरी मच एंड ऑल रिसोर्स पर्संस. इन सब चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है. मैंने जब इनको अपनाया है अपने जीवन में तो मैं उसमें मैं सीख पाया हूँ और आगे बढ़ पाया हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया. ये अप टू इससे चॉइस है. देखिए जो लाइफ में चॉइस है, अगर आप उसको चूज करते हैं. एनीवे, थैंक यू सो मच जहीर जी एंड पीयूष जी, एंड ओवर टू सुची मैम फॉर दिस प्रोसीडिंग्स. सभी को सादर नमस्कार. और संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन being religious and being spiritual. Whatever the principles of was conveying, that was a part of spirituality. जैसे कि एक पार्टिसिपेंट ने कहा है कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है. किसी भी हमारा धर्म है और उसी को ही व्यवहार में लाना, आचार में लाना और विचार में लाना, यह धर्म है और यही स्पिरिचुअलिटी है. तो जो अंसारी जी आपका विचार था कि विद्यालय में हमें धार्मिक नहीं, हमें स्पिरिचुअल बातें सिखानी है, जो किसी भी धर्म के अच्छे संस्कार होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी के अंश होते हैं. इन्हीं सब बातों के साथ आज का कार्यक्रम का मैं आगाज करती हूँ. हम यहाँ सीखने और पढ़ने और विचार विमर्श के लिए आए हैं. इसी परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को रखते हुए मैं परम आदरणीय हमारे संसाधक श्री कृष्ण कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज के सेशन की शुरुआत करें. मिश्रा सर. धन्यवाद मैम. सभी को नमस्कार. पहले मैं आपको नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. तो पहले आज हम छोटा सा जो आपका हमारा जो सेशन होगा उसको मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ. आज हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे. तो आज का जो पहला सेशन हमारा है वो है रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग. स्कूल में आप मेंटेनेंस रिपेयर को का काम जनरली आप ही एक इंचार्ज होते हैं वहाँ पर. तो इसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे, ये पहला फर्स्ट आवर हम लेंगे यहाँ पर. और कल फिर आज जो प्रीति बाला मैम ने कल हमारा सेशन लिया था, तो आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो एक सेशन हमारा और लें. तो आज वो हमारा दूसरा सेशन 10 बजे से 11 बजे तक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर वो लेंगी. इसके बाद एक हमारा 15 मिनट का ब्रेक होगा 11 AM के आसपास. फिर इसके बाद में हमारा मनीष सर हमारे जो हैं संसाधक वो आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे. इसमें वो परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्लस अटल टिंकरिंग लैब की एक्टिविटी के बारे में आपको वो गाइड करेंगे. तो ये सेशन हमारा अप टू लंच तक चलेगा. और लंच के बाद फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगा. और लंच के बाद जो सेशन हमारे रहेंगे, आज सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. लंच के बाद में ओरिएंटेशन ऑफ TGT-WE एज ए वोकेशनल स्किल ट्रेनर. आप हर तरफ चारों तरफ सुन रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, PVEP. तो उसको अपने स्कूल में आपके क्या रोल होगा उसके लिए, उस पर एक पूरा सेशन है हमारा. उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन पर मैं आपको ब्रीफ करूंगा पूरा NEP 2020 के रिस्पेक्ट में. NEP 2020 के स्टेटमेंट को भी हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड कितने सर्कुलर आ चुके हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. और मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ रजिस्टर्स है, और उसमें 10 बैगलेस डेज प्रोग्राम है, ब्रिज मंथ प्रोग्राम है.
और इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट में अगर कोई भी डाउट आपको है एज ए क्लास टीचर, एज ए कमेटी मेंबर, एज ए डाटा एंट्री इन यूबीआई पोर्टल, लीव रूल और बाकी सैलरी, इनकम टैक्स, ऑफिस प्रोसीडिंग, इससे रिलेटेड जो भी हमारे टीचर्स बहुत सारे वर्क करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। तो इस कंटिन्यूएशन में सबसे जो पहला सेशन मेरा होगा वो मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग है। तो विद परमिशन ऑफ डायरेक्टर सर, मैं कंटिन्यू करूँ सेशन को सर? Yes, sure, Mishra ji. Now all resource persons are. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Over to you. तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि सर स्कूल में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं आप, एक मिनट आ गया। एज ए भी क्या हुआ? जैसे अब मेरी अपनी बातों तरीका, तो भैया चूंकि अपन लोग तो वेदांत और वगैरह सब की बात करते हैं ना, तो उसमें एक तो एज ए टेक्निकल पर्सन हम लोग मतलब स्कूल में वहाँ अवेलेबल होते हैं। तो अभी केवीएस ने बहुत सारी क्या एक दो अभी नई गाइडलाइन जारी की है, उसमें बहुत माइन्यूटली इन्होंने मेंटेनेंस वर्क के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ सेशन आपका। तो एक पहले तो कुछ एक लिटरेचर मैं आपको शो करूँगा। हमारी स्क्रीन आपको विजिबल हुई है? Yes, sir, it is visible. ओके, ये एक करिकुलम है, ये वर्क एजुकेशन टीचर के लिए ही था और ये हेडक्वार्टर और जीट की रिक्वेस्ट पर मैंने ही प्रिपेयर किया था और ये मैंने केवीएस को प्रोवाइड भी किया था। तो इसमें मतलब जो कुछ छोटी छोटी ब्रीफ जो बातें हैं वो हम लोग पहले देखते हैं। तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ डेली अपकीपिंग स्कूल कैंपस बाय द TGTWE, मैंने इसलिए बोला है कि सर देखिए, पहली चीज़ तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्कूल में TGTWE नहीं है, उसकी पोस्ट वैकेंट है, तो वहाँ ये सारे काम नहीं होते हैं, वहाँ पर भी ये सारे काम होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो कमेटी बन रही है उसके मेंबर कौन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ ऐसा वर्क दिया गया है जो इस वर्क से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है ये मेंटेनेंस वर्क किसी अदर टीचर को भी दिया जा सकता है, वो इंचार्ज हो, आप उसमें मेंबर हो, या हो सकता है आप उसमें मेंबर भी ना हो, तो वो अलग चीज़ है सर। लेकिन यहाँ पर जो है कि अगर स्कूल ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस कैसे करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि कुछ बेसिक चीज़ें इसमें दी हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स एनुअल रिपेयर कैसे करना है आपको। तो इसमें है कि कॉम्प्लेक्स रिपेयरिंग और अ प्रॉब्लम शुड बी टेकन अप टू द अंडर द एनुअल मेंटेनेंस। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी या ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है तो उसको आप एनुअल रिपेयर में कवर करिए। जैसे बड़े काम है, कोई मान लीजिए आपका जो सीवर की प्रॉब्लम है या कोई टॉयलेट्स का बड़ा रिपेयरिंग वर्क कराना है आपको, तो इस तरह के काम को हम लोग एनुअल रिपेयर में कर सकते हैं। एज पर रूल एनुअल रिपेयर वर्क शुड बी इंश्योर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन एजेंसी। कोशिश करिए कि जो भी ये मेजर वर्क होते हैं ये कंस्ट्रक्शन एजेंसी के थ्रू ही कराए जाते हैं। जैसे अगर मान लो आपका स्कूल प्रोजेक्ट का स्कूल है, तो वहाँ पर जो कंसर्न जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी होगी उनके आर्मी एरिया में MES के लोग होते हैं, वो कराते हैं सारा चीज़ ये। और अगर आप सिविल स्कूल में हैं तो कोशिश करिए कि कंस्ट्रक्शन एजेंसी में CPWD, PWD या इस तरह की कोई संस्था जो इसके फील्ड में काम कर रही है उनके थ्रू जुड़ करके आप ये काम कर सकते हैं। इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एनुअल रिपेयर वर्क, इफेक्टिव कोऑर्डिनेट विद द सुपरविजन शुड बी अपॉइंटेड, पेरेंट टीचर कैन कीप इन दिस। जो हमारी VMC कमेटी होती है उसमें भी ये इसका अप्रूवल लिया जाता है, उसमें पेरेंट मेंबर और टीचर्स और सारे चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करके और मीटिंग में रख करके अप्रूव करा के ही ये सारे काम आपको करने होंगे। In any case, the work should not continue for the more than 6 months from the date of issue of the approval. ये KVS कहता है कि कोई भी वर्क 6 मंथ के अंदर में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी भी कंसर्न फर्म को हम जब सप्लाई ऑर्डर या जो भी चीज़ें इशू करते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन दी जाती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ।
तो एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन मोर देन 6 मंथ ये नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ये काम हो जाना चाहिए. In no case such a repair work should be allowed to continue for more than 3 months. Just a minute. Not continue for more than 6 months from the date of issue of the approval. ये कह रहे हैं कि डेट ऑफ अप्रूवल मतलब जिस डेट से आपको अप्रूवल मिला है, काम शुरू होने की बात नहीं की गई है, अप्रूवल से लेके 6 मंथ के अंदर, और रिपेयरिंग वर्क शुरू होता है तो उसके 3 मंथ के अंदर ये वर्क आपको कंप्लीट करना है. फाइनल अकाउंट्स अपडेट, जो उसका जो रिपोर्ट बनती है उसमें डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, एनुअल रिपेयर वर्क, सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है. और ये डेट जो कंप्लीशन के बाद तुरंत वो एजेंसी सबमिट करती है बिल वाउचर के साथ में. After the submission of final report, bill voucher etc. repair work should be checked and stock emptied and finally payment should be the made. ये इसका जनरल प्रोसीजर हमारा है. और इसके बाद हम लोग कुछ और प्रैक्टिस में आपको बता दूं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप अपने स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ क्लास बिलोंगिंगनेस, टाइम टेबल एंड अदर डिटेल्स. तो इसमें ये बात की गई कि जो इंस्ट्रक्शंस कुछ है वो भी हम आगे बात करेंगे. इसमें वो बच्चों को हम लोग को बताना है, जो क्लास में बच्चे अपना डिस्प्ले बोर्ड या ऐसी चीज़ें मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें लगाएंगे, ये उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ये फिर डेली अपकीपिंग मेंटेनेंस में जो बताया गया है कि आपके पास जो गाइडलाइन में है कि डस्टबिन जो आपके होते हैं कितने तरह के होने चाहिए. स्मॉल डस्टबिन जो होंगे वो आप क्लासरूम के लिए हैं. लार्ज साइज डस्टबिन जो है वो आपके कॉरिडोर या बड़े जहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं उस पर क्या इंस्ट्रक्शन रहते हैं, यूज़ मी या इस तरह की चीज़ें रहती हैं. अभी तो हम लोग नए गाइडलाइन में ग्रीन ब्लू इस तरह से यूज़ कर रहे हैं. और बिग एंड स्मॉल ट्रॉली, एक आपके पास ट्रॉली भी होनी चाहिए स्कूल में. और फ्लेक्सिबल पाइप जो होते हैं ये आपके स्कूल में प्रॉपर होने चाहिए, सुटेबल लेंथ के, जो जैसे कभी पानी की ज़रूरत हो या टॉयलेट्स में या क्लीनिंग के लिए भी, तो ये चीज़ें आपको सारी रखनी है. ग्रास कटर स्कूल में होना चाहिए जो मतलब मैनुअली ऑपरेटेड हो या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, जैसा आपकी अरेंजमेंट, जैसे आपकी सुविधा हो. गार्डन सीजर, नेसेसरी टूल्स एंड वाटर कूलर के लिए भी गाइडलाइन है कि कितने वाटर कूलर होने चाहिए इसमें. अब तो खैर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, स्कूल की रिक्वायरमेंट कैसी, उस हिसाब से भी हम लोग ये चीज़ें रखते हैं वाटर कूलर पानी के लिए. और अब आते हैं हम डेली अपकीपिंग मेंटेनेंस में. डेली अपकीपिंग मेंटेनेंस में ब्रूमिंग, डस्टिंग जो भी होगी, कंजर्वेंसी स्टाफ को उनको आप ब्रीफ करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल. जो भी चीज़ें हैं उनसे डिस्कस करके आप उनको बाकायदा ब्रीफ करेंगे कि किसी भी बच्चे की ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि मेरे क्लास में झाड़ू नहीं लगी है या मेरी चीज़ें ये हैं. और बच्चे से ये चीज़ें नहीं करानी है आपको कि बच्चा ये कोई काम कर रहा है. हाँ, आप क्लीनिनेस एक्टिविटी में ये चीज़ें करा सकते हैं, वो 1-2 दिन के लिए होती है, लेकिन डेली का ये है कि बच्चा अगर आप सफाई कर रहा है तो ये गलत है. तो इस तरह की चीज़ें ना हो. कंजर्वेसी स्टाफ शुड बी क्लियर असाइंड टू द जॉब डस्टिंग क्लासरूम फर्नीचर डेली बिफोर द चिल्ड्रन एंट्री इन द क्लास इन द मॉर्निंग. तो इसके लिए जैसे कभी कभी 2 शिफ्ट की स्कूल में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर हम लोग स्टाफ को ही 2 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं कि सुबह जैसे मान लीजिए शाम को स्कूल क्लोज होने से पहले वो सारे 10 मिनट में पूरी डस्टिंग और क्लीनिंग करके चले जाते हैं हमारे स्टाफ. और सुबह जब बच्चा आता है तो उनको क्लियरली साफ मिलता है स्कूल. और फिर फर्स्ट शिफ्ट जब छूटने वाली होती है तो उस बीच में तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो टॉयलेट क्लीनिंग की जो बात की गई है उसमें ये क्लीनिंग होती है दिन भर में. लंच के बाद और स्कूल आवर के बाद 2 बार टॉयलेट क्लीनिंग जरूरी है. ये आपको अपने हिसाब से उसको मतलब इंश्योर करना है कि वो ऐसी कोई कंप्लेन ना रहे कि वहाँ पर गंदगी है या स्मेल है या पानी फैला हुआ है. इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. और भी आगे इसमें देखेंगे. अभी क्लासरूम फर्नीचर पर बात करेंगे तो अगर आप फर्नीचर इंचार्ज हैं, जनरली होते हैं, नहीं भी हैं तो भी रिपेयर मेंटेनेंस की जब बात आएगी तो आपसे ही इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. तो फर्नीचर का जो मेंटेनेंस है वो रेगुलरली रिपेयर होते रहना चाहिए. जैसे कभी किसी का नट निकल गया अगर एक बेंच का, तो धीरे धीरे उसके चारों नट निकलते हैं, फिर बच्चे पटरा उठा के किनारे रख देते हैं, फिर वो पूरी बेंच आपकी क्लासरूम से बाहर आ जाती है.
और फिर उसको बनाने के लिए आप जितना कहाँ एक नट लगना था और अब पूरा बेंच को पूरा पटराई आपको चेंज कराना पड़ेगा और लंबे खर्च में जाते हैं ये। तो इस तरह की प्रैक्टिस से बचने के लिए जब भी आपको दिखे, आप टाइम टू टाइम वीकली या अपने बच्चों का जो जब ग्रुपिंग करते हैं, मैंने आपको ग्रुपिंग के बारे में बताया था कि अपनी कमेटी के लिए आप बच्चों को इन्वॉल्व करिए, तो बच्चे खुद ही बताते हैं इसमें कि सर इस रूम में ये प्रॉब्लम है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप मतलब मटेरियल सब मंगा के रख सकते हैं और टाइम टू टाइम बच्चे को आप गाइड करेंगे, बच्चा खुद भी ये नट बोल्ट कस के दे देगा। वो नहीं तो आपका कंजर्वेंसी स्टाफ है, सफाई स्टाफ है, वो कर सकता है ये। और इसके बाद अनसर्विसेबल फर्नीचर जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए तुरंत। कि होता क्या है, उसको हम लोग किसी छत पर डाल देते हैं या कहीं क्लासरूम के किनारे कहीं रख दिया उसको, तो वो ब्लॉकेज करता है, ब्लॉक रास्ते को ब्लॉक कर लिया आपने। छत पे अगर सड़ रहा है तो पानी जमा होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्नीचर जब भी है उसको तुरंत आप कंडमनेशन प्रोसेस में जाइए और उसको कंडमनेशन के लिए जाइए आप। Students should be given training by the class teacher to keep the furniture in classroom neat and tight. There should be no scope for scribbling over the desk and bench. उनको सारी चीज़ें बतानी होंगी कि अपना आप जिस डेस्क पे बैठ रहे हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें बच्चे स्क्रैच करते हैं, कुछ लिखते पढ़ते हैं, कहीं कहीं सनमाइका सीट लगी, वो चीज़ें खराब करेंगे तो उनका ही नुकसान है वो। क्योंकि देखिए सर, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा चीज़ें मेंटेनेंस आप कराते हैं, विद्यालय उसके लिए खर्च करता है। और आप ये जानते हैं कि जो बच्चे फीस पे करते हैं उसी फीस के पैसे से सारा काम होता है। और अगर आप पुराने रिपेयर कराते रह जाएंगे तो आप नई चीज़ें विद्यालय में नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को लेके बच्चों को आप माइंड उनका सेट कर सकते हैं आप कि अगर आपका फर्नीचर अगर हमारे पूरे साल नहीं खराब हो रहा है तो हम उस पैसे को कहीं और यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए कोई अच्छी चीज़ आ सकती है। नहीं तो सारा दिन आप सारे साल आप रिपेयरिंग करते रह जाएंगे। और बाकी ये पॉलिशिंग एंड पेंटिंग ऑफ द फर्नीचर में बी अरेंज इन द लास्ट वंस इन अ 2 ईयर। इसमें दिया गया कि हर 2 साल में आप पेंटिंग पॉलिशिंग भी करा सकते हैं। ये केवीएस की गाइडलाइन में दिया हुआ है ये। इट शुड बी इंश्योर दैट द ऑल ब्लैक बोर्ड्स आर वर्केबल, आर द प्रिंटेड क्वालिटी। अब तो खैर हम लोग ग्रीन बोर्ड यूज़ करने लगे हैं और ग्रीन बोर्ड से ही उसको रिप्लेस करना है। और अब तो और एडवांस है, हमारे पास इंटरनेट बोर्ड और सारी चीज़ें आ गई हैं क्लासेस में। तो ये सारी चीज़ें फर्नीचर से रिलेटेड है। ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम देख लीजिए। ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम टॉट प्लेस इनसाइड द बिल्डिंग। ड्रिंकिंग वाटर आउटसाइड द provided with the taps. Their tap may be replaced as the wagon becomes non-functional. In no case there should be any missing or blocking drinking water tap. आप इतने समझदार हैं, इतने ये हैं कि बच्चों को पानी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है ये। कल भी किसी टीचर से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि उनके यहाँ का टीडीएस की प्रॉब्लम है या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करिए कि हेल्थ के लिए क्या टीडीएस की ज़रूरत होती है, कितने टीडीएस का पानी हमको चाहिए, कितने टीडीएस का मिल रहा है। कहीं कहीं पर बिना आरओ के भी पानी बच्चे को दिया जाता है, जो अच्छा पानी वहाँ का होता है, हिल एरिया में है या कहीं सीएससी स्कूल में है। कहीं कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको करनी है। जैसे समर सीज़न है तो उनको ठंडे पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए वाटर कूलर के थ्रू। तो जैसा आपका स्कूल अलाउ करता है उस तरह से आप ये चीज़ें करा सकते हैं। कभी कभी हम लोग किसी गेस्ट को बुलाते हैं जब, तो गेस्ट भी डोनेट करते हैं विद्यालय को। मेरे एक विद्यालय में मेरा बहुत ही मतलब फंड की बहुत क्राइसिस थी वहाँ पर। तो वहाँ के नियरली जो एमपी थे वहाँ के, वो बहुत केयर करते थे। उन्होंने कम से कम 5 वाटर कूलर, कंप्यूटर सिस्टम, इस तरह की चीज़ें वो डोनेट भी करते हैं। आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होती है उसमें भी ये चीज़ें पेरेंट्स अगर रख रहे हैं बात को, तो अगर आपके पास में इतना अरेंजमेंट नहीं है तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कुल मिला करके आप कहीं से भी फंड काट करके भी, लेकिन इनका पानी का व्यवस्था बहुत अच्छी पीने की होनी चाहिए उनकी। कम से कम एक गुड टीडीएस का पानी 100 to 150, ठीक है, अच्छा है, इतने पानी का अरेंजमेंट वहाँ होना चाहिए। ज़्यादा टीडीएस आता आपको आरओ और यूवी का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी, और इसको आपको क्वार्टरली या एक पर्टिकुलर डेट पे इसको क्लीनिंग भी करानी है। जिस तरह की वहाँ पर पानी की जो गंदगी है, टैंक है, वो चीज़ें साफ़ कराते रहना चाहिए उसमें। और बेस्ट होगा कि आप उसमें टैंक को साफ़ कराने के बाद वहाँ पर एक टैग कर दीजिए कि इस डेट में इसकी डेट ऑफ क्लीनिंग ये है, और नेक्स्ट डेट ऑफ क्लीनिंग भी आप उसमें डाल सकते हैं। आप 6 मंथ या 1 ईयर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसी उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। फिर आते हैं इंश्योर्ड स्टूडेंट टॉयलेट के बारे में देख लेते हैं, बात करते हैं हम लोग।
तो ये दिया है कि ईच टॉयलेट शुड बी क्लीन्ड एरिया थ्राइस, 3 बार होना चाहिए टॉयलेट की क्लीनिंग, बताया गया है ये, आफ्टर स्कूल आवर और मॉर्निंग बिफोर स्टार्ट एंड आफ्टर द रेसेस। ये 3 टाइम होता है, मतलब कि ये कहने का मतलब है सुबह जब बच्चा स्कूल आता है तो टॉयलेट एकदम क्लीन होना चाहिए, और फिर दूसरी क्लीनिंग होगी आफ्टर द रेसेस, मतलब लंच के तुरंत बाद, क्योंकि लंच में बच्चों का आना जाना ज़्यादा होता है तो ये क्लीनिंग होती है, और लास्ट में स्कूल ख़त्म होने के बाद होती है। तो आप एक प्रैक्टिस ला सकते हैं कि बच्चों को ये गाइड करिए कि कोई भी बच्चा फर्स्ट पीरियड में टॉयलेट ना जाए, क्योंकि सुबह सुबह वो स्कूल आता है तो मुझे लगता है वो फ्रेश होके आता है, ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो अवॉइड करे। बहुत इमरजेंसी कंडीशन तो अलग बात है, और हमारा जो कंजर्वेंसी स्टाफ है वो इसी फर्स्ट पीरियड में ही उस टॉयलेट की क्लीनिंग कर सकता है। फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ उसको टॉयलेट यूज़ कर सकता है, जा सकता है। लंच के बाद फिफ्थ पीरियड में भी उसको, बच्चे को बोलिए कि अब कोई भी टॉयलेट या कोई पानी पीने नहीं जाएगा, क्योंकि जस्ट लंच आफ्टर लंच ये प्रैक्टिस आप ला सकते हैं कि बच्चा क्लास के बाहर एक पीरियड ना जाए। और ये तो एक पहलू हो गया बच्चों के लिए, कि बच्चों को बताना है कि आप अभी तुरंत फ्रेश होकर के बाहर से आए हैं, लंच करके आए हैं, हाथ धुल करके आए हैं, अब क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं, तो फिफ्थ पीरियड कहीं नहीं जाना है, आपको मत अलाउ करिए आप। और उसी टाइम में आपका जो कंजर्वेंसी स्टाफ है वो पूरे टॉयलेट की क्लीनिंग कर सकता है, जो भी ब्रशिंग फिनाइलिंग जो भी चीज़ें हैं वो सारी करेगा वो, और इसके बाद फिर उसको अलाउ करिए आप। और यही चीज़ आप लास्ट में कर सकते हैं कि 8 पीरियड में भी बच्चों को अलाउ मत करिए, ये डिसिप्लिन वाइज भी बहुत ज़रूरी है। 8वें पीरियड के बाद तुरंत छुट्टी होती है, तो कौन बच्चा कहाँ घूम रहा है पता नहीं चलेगा आपको, तो इसलिए बेस्ट है कि 7 पीरियड के बाद किसी को अलाउ मत करिए बाहर जाने के लिए, और उस बीच में भी वो हमारा जो टॉयलेट क्लीनिंग स्टाफ है वो क्लीनिंग कर सकता है। जहाँ पर ये सेकंड शिफ्ट की प्रॉब्लम होती है उन स्कूलों की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ एक शिफ्ट में वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सभी को फिर जाने की जल्दी होती है, तो सब फ्री रहे तो ज़्यादा अच्छा है ये। और जो बाहर में आप एक बोर्ड भी लगा सकते हैं कि ये मतलब किस स्टाफ को असाइन किया गया है। मैंने अपर कैंप में सर के विद्यालय में देखा था, वहाँ पर बाकायदा नाम लिखा हुआ था स्वीपर का, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी ये। तो वहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हैं, इंचार्ज टीचर का नाम दे सकते हैं कि इसके इंचार्ज कौन है, इसका क्लीनिंग स्टाफ कौन है। आप चाहें तो क्लीनिंग स्टाफ का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, या जो उससे रिलेटेड व्यक्ति जो उसको प्रोवाइड कर पाए, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ईच टॉयलेट शुड हैव बी बिग ड्रम, ये तो पानी के लिए बताया गया कि अगर आपको लगता है कि वहाँ पानी की प्रॉब्लम हो सकती है तो इस तरह का अल्टरनेट अरेंजमेंट आप रख सकते हैं कि अगर पानी लगता है कि ख़त्म हो सकता है वहाँ पर, तो आप एक बड़ा ड्रम भी अगर जगह है तो वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो इमरजेंसी केस में आपके लिए काम आएगा। और उसके लिए कुछ साइन बोर्ड्स भी हैं, अभी आगे देखेंगे हम लोग अपेंडिक्स में, कि यूज क्लीन टॉयलेट और सेव वाटर, इस तरह के स्लोगन सब बना करके। अब तो फ्लैक्स का टाइम जमाना है, आप फ्लैक्स बनवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है इसमें, 200-250 रुपये में बन के आ जाते हैं फ्लैक्स सारे, और लगा सकते हैं बहुत दिन से। और बॉयज़ टॉयलेट के लिए भी जो भी चीज़ें हैं गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं, सुपरविजन वर्क उसके लिए असाइन कर सकते हैं आप। लेडीज़ टॉयलेट के लिए जो लेडीज़ सुपर होगा उसके लिए लेडीज़ टीचर इंचार्ज, आप बच्चों को भी उसमें ले सकते हैं मॉनिटर या क्लास को, नियर बाई जो क्लासेज है उनको मॉनिटर को आप ले सकते हैं। और इसमें मतलब प्रिंसिपल्स के लिए भी बताया गया कि हाँ, एक टॉयलेट का इंस्पेक्शन, कैंपस का इंस्पेक्शन जो हर में करते हैं वो सारे लोग करते हैं ये, और जो भी आपसे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, तो उस पर जो भी निर्णय है उस पर डिस्कस एग्जॉस्ट फैन आप देख लीजिए टॉयलेट में, अगर उसका ऑप्शन है तो वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन में सभी टॉयलेट में होना चाहिए। और आपका जो क्लीनिंग मटेरियल है, कंज्यूमेबल आइटम होता है, जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे रखा जाए उस मतलब जैसे उसके जो Sorry sir for interruption. I think Manisha ma'am wants to ask something. Sir, ma'am, please. Sir, please continue. There is some problem in my phone, sir. Okay, thank you. I'm having hang. Okay.
तो जो भी चीजें हैं उसको भी मतलब उसका कंजम्पशन पर भी आपको नजर रखनी है कि अगर मतलब आप उसके इंचार्जेस हैं, वो मटेरियल आप इशू कर रहे हैं लोगों को, तो कंजर्वेंसी स्टाफ को, तो उस पर भी देखिए कि उसका वेस्टेज ना हो। पता चला कि आप हर हफ्ते ही मंगा रहे हैं सामान, तो जिस तरह से आपको लग रहा है जितना कंजम्पशन है उस हिसाब से वीकली मंथली जैसे भी है आप उस चीज़ों को आप अरेंज करके मंगा सकते हैं। फिर ये स्टूडेंट डिसिप्लिन की बात है, तो ये तो खैर स्कूल लेवल पर है, इसको मैं देख लूँगा, ये आप बता सकते हैं। फिर ड्रॉप बॉक्स का भी सिस्टम होता है स्कूल में, सजेशन बॉक्स का, तो ये भी गाइडलाइन में है। सजेशन इसमें लेना है बच्चों से, वो देते हैं अपना बिना नाम डाले हुए, और उस पर भी टाइम टू टाइम वर्क होता है ये। और कुछ चीज़ें और मैं आपको इसमें डिस्कस करना चाह रहा था, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है। जो ड्रेनेज सिस्टम जो आपका है उस पर भी देखना है कि कभी कभी देखते हैं कि जो जगह जगह पर वो उसके होल्स बने होते हैं, या रेन वाटर फ्लो के लिए, पानी निकलने के लिए जगह होती है, तो इसके ब्लॉकेज को आपको देखना है। उनके जो कवर है, ढक्कन है, वो चीज़ें टूटी हैं तो वो बनानी है, तुरंत आपको कवर करनी है। ये एक तरह का रिस्क भी होता है कि अगर बच्चा उस जगह चला गया तो वो दिक्कत कर सकता है। ये गार्बेज डिस्पोजल के बारे में बात की गई है, तो वहाँ का जो भी गार्बेज डिस्पोजल है जिस भी तरह से है, तो अगर आप रूरल एरिया में है वहाँ का अलग सिस्टम है, अर्बन एरिया में जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में है, तो दिल्ली में एमसीडी का बहुत ही मतलब एक अपना सिस्टम है। वो अगर आप, वो आपसे फाइन भी कर देते हैं वो, तो उन आप अगर आपके पास कोई बड़ा एमसीडी का या म्यूनसिपैलिटी का अगर गार्बेज बॉक्स नहीं है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए स्कूल के पास या नियर बाई कहीं पर भी हो, तो वो सुपर स्टॉप उसको दिन भर का पूरा गार्बेज वहाँ ले जा करके डालेगा वो। तो इस तरह का मतलब ये सब प्रैक्टिस आपको रखनी है। जस्ट अ मिनट। सेफ्टी कंसिडरेशन में ये, सर एक क्वेश्चन था सर। सर बताइए। सर जो आपने बताया है कि जो हमारा गार्बेज है वो एक्चुअली हमारा स्कूल क्या है कि डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ओके। गार्बेज के लिए हमने एक जगह बना दी है, लेकिन वो वहाँ पे डंप हो रहा है। अब उसको वहां से वेस्ट आउट करना है कहीं पे सुटेबल सर जगह पे, वैसे तो उसके लिए इसके क्या लिए करें? जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं कि पिट का यूज करते हैं, गड्ढा बनवा दिया आपने और उसमें गार्बेज इकट्ठा होता है। या आप सीमेंटेड, आप जैसे टैंक बनवा सकते हैं, टैंक जैसा होता है, तो जो भी गार्बेज वहाँ इकट्ठा हो रहा है आप इकट्ठा करके बाद में उसको वहाँ जला दिया जाता है सेफली। वो तो वो फिर राख बन जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती रहती हैं उसमें। अगर आपके पास जगह कम है तो कहीं पर भी आसपास के एरिया में कहीं भी गार्बेज के लिए अगर कोई गाड़ी आती है या जाती है इस तरह का, तो वहाँ का अरेंजमेंट होता है नगर पालिका का या जो भी चीज़ें वहाँ पर है। बाकी गार्बेज डिस्पोजल बहुत ही मतलब सही तरीके से होना चाहिए। अब तो मतलब जो बच्चे खाना या वेस्ट प्रोडक्ट है उसका वो एक्टिविटी करके कंपोज या इस तरह की खाद भी बनाते हैं वो करके, तो इस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जैसे भी चाहें। वैसे जनरली हम लोग तो एक सीमेंटेड टैंक बनाते हैं, जैसे सीवेज का टैंक बनता है उसी तरह से, वो ऊपर की तरफ होता है, और जो भी गार्बेज है उसमें सारा डंप करते जाते हैं। गार्बेज में या तो बच्चों के कागज या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मतलब जलाई जा सकती हैं, तो वो जलाते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। बाकी अगर जगह है तो आप उसको गड्ढा डाल के, उसमें गड्ढा करके आप 15 दिन महीने भर में फिर गड्ढे को बंद कर सकते हैं, आप दूसरा गड्ढा बना लिया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जगह कितनी आपके पास है, और अगर आपके पास जो नगर पालिका या इस तरह का अरेंजमेंट है तो वो आपको उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके डिस्पोजल में। तो आपके यहाँ किस तरह की प्रॉब्लम आती है गार्बेज में? सर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इकट्ठा हो गया है सर एक जगह बहुत, उसका डिस्पोजल उसमें प्लास्टिक्स भी है, जैसे हाँ ऐसे मटेरियल है जो है डिस्पोज नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअली देखिए, क्या है कि गीला और सूखा कचरा एक साथ है ना, हाँ तो वो दिक्कत जा रही है सर उसमें। तो देखिए, एक तो कुछ कंपेनिंग आप चलाइए अपने डब्ल्यू में ही। एक तो पहली चीज तो आप प्रैक्टिस में लाइए कि आप प्लास्टिक फ्री जोन बनाइए विद्यालय को आप, मतलब कि हाँ कोई सर। सीधे बोलिए कि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करेगा। आप अगर आपके स्कूल में कैंटीन भी चल रही है सर, तो हम लोगों ने वहाँ जो एक्चुअल में वो जो कैंडी या टॉफ़ी बेचता है
वो भी अगर रैप की हुई है तो हम लोग मना करते कि नहीं बेचनी है आपको। तो इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस लाइए, बच्चे बाहर से जब पॉलीथीन इस तरह के गार्बेज को कम करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाकी हमारे यहाँ तमाम एक्टिविटी ऐसी होती, तमाम ये गवर्नमेंट की जो या एनजीओज हैं वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, जो रद्दी वेस्ट पेपर होते हैं उनके बदले बच्चों को वो मोटिवेट करते हैं, उनको स्टेशनरी में कॉपी पेंसिल पेन ये सब भी उनको देते हैं वो। तो हमारे यहाँ 6 मंथ या 3 मंथ पे उनका प्रोग्राम होता है। तो अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये मोटिवेट करेंगे बच्चों को, और सीधे कि बच्चों को ही मोटिवेट करिए कि गार्बेज कम से कम वो करें। और जो टिफिन की गार्बेज है खाने पीने वाले, वो आप एक्टिविटी करा सकते हैं। आप एक छोटा सा 2 फीट बाई 2 फीट विड्थ का गड्ढा करा दीजिए, और जो भी खाने का जो गार्बेज है, खाने वाला जो सामान बचता है उनका, वो आप उसमें डलवाइए। और आप जब आपके पास अप्रोप्रिएट 1 फीट हाइट तक वो भर जाए, आप उसको ऊपर से कवर कर दीजिए आप, और देखेंगे विद इन 6 या 7 डेज या 10 डेज बाद वो आप जब उसको ओपन करेंगे तो बहुत बढ़िया खाद बन जाती है जो आपके गार्डन में भी यूज होती है। इस तरह के भी एक्टिविटी आप करा सकते हैं ये। तो ये थोड़ा इनोवेटिव है अपने आप में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके तो और सर एक और है ना, जो हमारे सेफ्टी टैंक्स है उनकी क्लीनिंग बहुत टाइम से हुई नहीं है। सर अब उसके उसके लिए लिए हम भी नगर आपको पालिका कराना को पड़ेगा, अप्रोच क्योंकि किए। वो धीरे धीरे सर वो बढ़ जाती है चीजें वो। नहीं सर, हम एक्चुअली नगर पालिका को अप्रोच किए है तो उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ पा रहा है। तो इसके और क्या अल्टरनेटिव है कि हम वो टाइमली करा सके? एक्चुअली वो टाइमली ही होना चाहिए, वो तो सर आपका अवॉइडेबल चीज विद्यालय है नहीं। सिविल सेक्टर का है? जी सर। चेयरमैन आपके डीएम होंगे वहाँ के? यस सर। तो एक बार आप डीएम के थ्रू, आप चेयरमैन के थ्रू आप नगर पालिका को अप्रोच करिए, वो तुरंत एक्शन यस। करेंगे उधर। ओके। कर सकते हैं, ये होता है सर, मैंने भी किया है, ये प्रैक्टिस में आते हैं कि आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो नहीं सुनते हैं, लेकिन आप थ्रू चेयरमैन अगर आप जाएंगे, चेयरमैन को आप लिखिए कि सर मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही, वो तुरंत उनको इंस्ट्रक्ट करता है, वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव जो भी ऑफिसर होंगे उनको एग्जीक्यूट करता है, वो तुरंत उस पर एक्शन में आते हैं। यानी सर इसके जी प्रॉपर चैनल यही है ना कि नगर पालिका ही इन्वॉल्व होंगी सेफ्टी टैंक के लिए, कि हमें हमारा पर्सनल करवाना बिल्कुल पड़ेगा बिल्कुल, जो तो प्रॉपर विद्यालय। चैनल तो आप चेयरमैन के थ्रू भी जा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा यस है, सर। वो भी प्रॉपर चैनल है। जब वीएमसी मीटिंग होती है उसमें भी आप ये बात रख सकते हैं, आप एजेंडा पॉइंट में डाल दीजिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम बचा हुआ है, और उसमें सर नगर पालिका के ही इम्प्लाई करते हैं, तो उसको यस एंड ऑफ द वे जा करके किसी न किसी तरह से कराना होता है। कभी कभी नगर पालिका ही सर। इन्वॉल्व होता है, उसकी जो फीस होगी जो भी क्लीनिंग करने की, आप सीधे नगर पालिका को भी पेमेंट कर सकते हैं, तो वो कराएंगे। अगर कभी कभी ऐसा नहीं सिस्टम हो पाता है तो किसी न किसी तरह से उसको कराना होता है सर, क्योंकि ये बहुत जरूरी इसेंशियल चीजें हैं। सर अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड क्या रहता है सेफ्टी टैंक क्लीनिंग का एक सर वो विद्यालय में? डिपेंड करता है कि यूज कैसा है आपके यहाँ। यानी सर 500-600 की स्ट्रेंथ है सिंगल सेक्शन, और एक डबल सेक्शन, दो सेक्शंस के लिए तो बता आपको दीजिए लगता है सर कि आप। आपका जो गार्बेज ये जो सीवेज सिस्टम है फुल हो गया है वो? हाँ सर, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ रही है, रेयर है लेकिन तो उसके है लिए थोड़ी। सर जैसे घर में होता है, अगर हमारा सेफ्टी टैंक फुल हो गया है तो टैंकर बुला के खाली कराते हैं, वही सारा प्रोसेस उसमें भी होता है, वही है। वो ओके कराना ओके। पड़ेगा सर आपको, बिल्कुल उसी तरह से। थैंक तो यू। ये कुछ गार्डनिंग के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो गार्डनिंग के बारे में भी है। बहुत चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा, ये पढ़िएगा आप इसको। इसके बाद में अवेयरनेस कैंपेनिंग है। अवेयरनेस कैंपेनिंग में अभी ये बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग करेंगे, जैसे हमने सेवा आपको पढ़ाया था, सेवा का जो टॉपिक था सोशली एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन, उसमें आप एक जैसे जो हमारे कंजर्वेंसी स्टाफ हैं उनके लिए आप एक्टिविटी करिए, बच्चों के थ्रू करिए, कि उनको साल में एक बार उनको प्राइज या अवार्ड या किसी चीज़ का फंक्शन करके उनको दे सकते हैं, जैसे लेबर्स डे पे या इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, 15 अगस्त 26 जनवरी में, उनको कुछ ना कुछ आप अगर देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और ये अवेयरनेस कैंपेनिंग में आता है। जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक फ्री जोन बनाना है, तो ये भी एक अवेयरनेस कैंपेनिंग है, आपके लिए भी ये चीज़ें आएंगी। क्लासरूम में आप कंपटीशन चला सकते हैं कि जिसकी क्लासरूम में कम गंदगी आएगी उसको भी हम मतलब बाद में अवार्ड देंगे, या उस क्लास को बेस्ट क्लास का इस तरह से देंगे क्लीनिनेस में, या क्लीनिंग का एम्बेसडर उसको बनाएंगे उस क्लास को। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आपका जो स्वीपर और जो ग्रुप डी स्टाफ है, जो भी आपकी कंजर्वेंसी स्टाफ है, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो बताएंगे कि हाँ इस क्लास से इतनी गंदगी, इस क्लास से इतनी गंदगी है।
तो इस तरह की प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। नीचे कुछ अपेंडिक्स हम डिस्कस कर रहे थे आपको, तो हर क्लास में इस तरह का एक आप बच्चों को ये बनवाइए कि जिस ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। बच्चा लिखेगा ऊपर केंद्रीय विद्यालय का नाम, और इसमें ये बताएगा कि मतलब अपने स्कूल के बारे में वो एक जैसे लेता है शपथ टाइप की, कि वो है कि दिस इज आवर विद्यालय, दिस क्लासरूम इज आवर्स, प्रॉपर यूज ऑफ डस्टबिन, कीप क्लीन, नीट एंड क्लीन, लाइट फैन फिक्सर्स आर टू बी आवर कंफर्ट, ब्लैक बोर्ड आज प्रोवाइडेड बाय द इफेक्टिव लर्निंग, विंडो आर प्रोवाइडेड विद द वेंटिलेशन। ये सारी चीज़ें उसको मोटिवेट करने के लिए है कि मतलब अपने स्कूल के बारे में, अपने बारे में वो जानेगा, बार बार इसको पढ़ेगा तो उसको इस चीज़ों के बारे में मोटिवेशन होगा सर। और ये बच्चा खुद ही बना के लगाता है अपने बोर्ड पर, डेकोरेटिव बोर्ड पर, तो ये अच्छा लगता है उसको, ये बार बार पढ़ने में ये चीज़ें समझ में आती हैं। इसके बाद सेकेंड प्रैक्टिस है इसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, आवर बिलोंगिंगनेस की। इसकी लिस्ट आप बनवा सकते हैं, बच्चों से मोटिवेट करिए कि इसमें बनाएगा कि मेरे क्लास में कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, कितने बल्ब्स हैं, कितने फ़ैन हैं, और कितने स्विच बोर्ड लगे हैं, डिस्प्ले बोर्ड कितने हैं, डोर विंडो फर्नीचर कितने, डेस्क बेंच कितने हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सब एक्टिविटी बच्चे ये करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं उसमें, तो कितने टावर एल ड्रॉप्स हैं, टावर बोल्ट कितने हैं, हैंडल कितने हैं। तो अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होती है आपको ही पता चलेगा, बच्चे को ही पता चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और बच्चा अपने सामान की फिर हिफाजत भी करता है क्लासरूम की। पता चला किसी बड़े क्लास का बच्चा उसका कुर्सी लेके चला गया, तो वो उसके पीछे पीछे लगेगा, मेरी कुर्सी ला के दीजिए, मेरी काउंटिंग में ये चीज़ें हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है बच्चों में डेवलप करने की, कि आप इस चीज़ को भी बना सकते हैं। ये क्लासरूम टाइम टेबल बच्चे लगाते ही हैं क्लास में अपने। आप उनको बताइए कि इस तरह से क्लासरूम में अपने टाइम टेबल आप लगाइए, क्लास टीचर कौन, क्लास सेक्शन क्लास टीचर कौन है, को क्लास टीचर कौन है, मॉनिटर कौन है, बॉयज़ मॉनिटर गर्ल्स मॉनिटर, सारी चीज़ें हैं ये। तो इस तरह से एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। डस्टबिन जो अभी जो प्रैक्टिस में है, कि क्लासरूम की डस्टबिन के बारे में बताया है इसमें, और जो बड़े डस्टबिन है उनके बारे में बताया हुआ है। जो कॉरिडोर या कैंपस डस्टबिन है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इस तरह के डस्टबिन अब आ गए हैं मार्केट में। इसमें ट्रॉली भी लगी होती है, इसमें आपको ट्रॉली की भी जरूरत नहीं होती है। और इस तरह का जो जगह जगह पर ये लगाते हैं टॉयलेट्स के लिए, दिस टॉयलेट इज मेंटेन बाई, तो यहाँ पर जो भी कंजर्वेंसी स्टाफ है उसका नाम आप लिख सकते हैं। फिर ये लेडीज़ टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, इस तरह के लगे होते हैं वैसे स्कूलों में, लेकिन अगर नहीं है, पुराने हैं, तो आप इसको नए कर सकते हैं। कीप टॉयलेट की क्लीन, फ्लश आफ्टर यूज़, ये टॉयलेट के अंदर आप लगा सकते हैं। प्लीज़ कीप टॉयलेट क्लीन, इस तरह से बहुत सारे स्लोगन से इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। सेव वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, ये जहाँ पर पानी पीने की जगह है वहाँ पर ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं आप, कि वाटर का वेस्टेज ना हो। और ये सब आप एक्टिविटी में बच्चों को दे सकते हैं। आप बच्चों से बोलिए चार्ट पेपर, बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बना करके लाते हैं वो, और उसको आप लेमिनेट करके उस जगह पर पेस्ट करा सकते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटी है। तो ये कुछ प्रैक्टिस थी जो मैंने आपको बताई। अब एक हम केवीएस की जो गाइडलाइन है वो हम आपको एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं। अभी ये लेटेस्ट गाइडलाइन आई है क्लीनिंग को लेकर के, स्कूल मेंटेनेंस को लेकर के। तो इसमें जो बातें की गई हैं कि स्कूल में कितने तरह के मेंटेनेंस होते हैं, डेली डे टू डे मेंटेनेंस, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इमरजेंसी रिपेयर्स और स्पेशल रिपेयर्स। इसमें आप देखेंगे आगे मतलब मेंटेनेंस क्या है, ये तो सारे लिटरेचर पार्ट इसका दिया हुआ है कि किस तरह से बिल्डिंग को और हर चीज़ को अप टू डेट आपको रखना है। इसके हम आते हैं जो प्रैक्टिकल कंसर्न है उस पर हम आते हैं। इसका देखिए जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, स्ट्रक्चर, रूफिंग, बिल्डिंग एक्सटीरियर, बिल्डिंग इंटीरियर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ग्राउंड्स और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, इतने तरह के रिपेयरिंग वर्क आपको हमेशा इसमें होते हैं जो हमको इसमें करने होते हैं। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। जैसे ये दिया है इसमें हर चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बिल्डिंग एक्सटीरियर क्या है, तो एक्सटीरियर जो हमारा ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज़ द एक्सटीरियर पार्ट। और प्लम्बिंग पार्ट में जहाँ पर ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है और भी पानी का जहाँ फिक्चर है वो चीज़ें हैं। और इसके बाद में सेफ्टी टैंक भी इसमें आता है। स्ट्रक्चर में जो नीचे की तरफ जो डिज़ाइंस में बने हुए हैं उसको स्ट्रक्चर की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, कॉलम्स, बीम्स, छज्जाज जो भी बने हैं। और ग्राउंड में आता है कि लैंडस्केपिंग और स्टोन ड्रेन्स जो आपके सारे हैं उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो अभी एक एक को हम लोग देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स के बारे में बताया है, जो क्लासरूम में पंखे, बिजली का स्विच और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं।
बिल्डिंग इंटीरियर में जो क्लासरूम डेकोरेटिव है या कोई ऐसी चीज़ में वॉल डोर और वॉल विंडोज ये सारी चीज़ें इंटीरियर में आती है बिल्डिंग की। फर्नीचर्स में डेस्क बेंच चेयर स्टोरेज जो भी चीज़ अलमीरा ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और फ्लोरिंग में टाइल्स गॉटर्स ये सारी जो नीचे फर्श के बारे में किया गया बात वो फ्लोरिंग में आएगी। तो इतने तरह के ये मेंटेनेंस इसमें है। अब इसको जो मेंटेनेंस करने का जो प्रॉपर एक बनाया गया कैसे हमको करेंगे, तो हम लोग वन बाय वन ही देखेंगे। स्ट्रक्चर का, रूफिंग का, एक्सटीरियर इंटीरियर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ग्राउंड और फर्नीचर, हर एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें कॉलम, बीम्स, फ्लोर, स्लैब्स एंड स्टेयर्स। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो डैमेज का ये मतलब एग्जाम्पल है। जैसे ये स्ट्रक्चर एलिमेंट है, ये छोटा सा ये अगर पैच निकल गया तो ये निकला ही रहता है, जनरली इसको अवॉइड करते हैं जब तक ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। अगर ये छोटी प्रॉब्लम है तो उसको धीरे से आप कम लेवल पर है तो उसको जल्दी से करा सकते हैं कम खर्च में आप। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो फिर ये ज़्यादा खर्च की डिमांड करती है फिर ये। तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है इसके। Just a minute. ये देखिए रूफ का है जो मतलब इस तरह का रिजल्ट है अगर, तो ये मतलब रिपेयरिंग की कैटेगरी में जाएगा ये स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग में। जो क्रैक्स आते हैं वॉल के, तो इस तरह के क्रैक्स अगर दिख रहे हैं तो ये भी रिपेयरिंग कैटेगरी में। इसको आप मतलब कह सकते हैं नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस पर तुरंत आपको एक्शन लेना है। इससे रिलेटेड जो भी मिस्त्री है, जो भी ठेकेदार है या जो भी वेंडर आपका है, उससे बात करके इसको आपको तुरंत ठीक कराना होगा। ये क्रैक्स देखिए छत के, जो स्ट्रक्चर एलिमेंट के क्रैक्स हैं। ये सर वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो जनरली होती हैं और इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, मतलब अवॉइड करते चलते हैं और आगे चल करके बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी हमारे दिल्ली रीजन में हमारे डीसी सर भी बहुत नाराज हो रहे थे। 43 स्कूल में 31 स्कूल की ऐसी हालत थी सर, और उसके बाद वो पर्सनल लेवल पर इसका मेंटेनेंस को करवाना पड़ा, ये हाल है। और 2 स्कूल की तो बिल्डिंग ही इन्होंने डिमोलिश कराने के लिए बोल दिया था, वो स्कूल ही नहीं चल पा रहा है। ये कुछ बाउंड्री वॉल के स्ट्रक्चर एलिमेंट हैं जो इस तरह के फॉल्ट होते हैं स्कूल में। तो इसको आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके प्रोसेस में ला करके इसको कराना है। कुछ देखिए ये स्ट्रक्चर एलिमेंट में कुछ माइनर हैं, देखिए यहाँ पर जैसे टाइल्स निकल गई है ये, तो ये भी कोई ध्यान, लेकिन आप अगर इसको नहीं रिपेयर कराएंगे तो ये धीरे 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 सारी टाइल्स निकलनी शुरू होगी एक के बाद एक। इसको स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर इसको मेंटेन करने के लिए जो भी ये इंस्पेक्शन का एक प्रोफार्मा बनाया गया है, इस तरह से आप इसको करके आप रख सकते हैं। यहाँ पर कॉलम है, बीम्स है, स्ट्रक्चर वॉल्स है, ग्राउंड वॉल, अपर फ्लोर, रूफिंग, स्टेयर्स, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें इसमें हैं सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, जो भी एक्शन लेना है वो आप इसमें रिपोर्ट बना के। फिर आते हैं हम लोग रूफिंग पर। रूफिंग में अगर आप देखेंगे तो छत पर भी ऐसी कंडीशन होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने स्कूल की छत पर नहीं गए हैं? तो आपको ये खुद समझ में आएगा कि हम अभी अपनी छत जा करके नहीं देखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप उसके इंचार्ज है तो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये टाइम ये आपको विजिट करते रहना है और इस तरह की सिचुएशन ना हो। ये पत्ते जमा है या गिट्टी पत्थर जमा है, पानी इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। ये जो रूफिंग पर जो एलिमेंट है, ये जो मतलब पेड़ के वेस्ट जाते हैं वो जमा होते हैं। सो बिल्डिंग में क्रैक के बारे में सर कुछ पूछना था, जो हमारे स्कूल बिल्डिंग में अभी मैंने रिपेयर कराया है सर। सर आप अपनी प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, लास्ट में लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। फिर ये इस तरह की सिचुएशन होती है रूफ्स में, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है इसमें। फिर स्ट्रक्चर एलिमेंट में ये छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं, दिखा रहा है इसमें कि जो जो मतलब ड्रेनेज है पानी का या उसके स्ट्रक्चर्स हैं कैसे डैमेज हो रहे हैं बीम्स को, वो शो कर रहा है इसमें। इसकी रूफिंग के लिए जो चीज़ें हैं बनाई गई हैं रिपोर्ट्स, उस तरह से आप बना सकते हैं इसका। डेली वीकली मेंटेनेंस एक्टिविटी है ये। फिर एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, एक्सटीरियर वॉल,
एक्सटीरियर डोर, विंडोज और टो वॉल्स, ये सारे देख लीजिए आप। जैसे एक्सटीरियर में स्टेज दिख रहा है, स्टेज का रिपेयरिंग है, जरूरी है ये आपके फुटपाथ जो बने हुए हैं स्कूल के, अगर ये इस तरह से डैमेज हैं, तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी। कुछ चीज़ें हम लोग एक्सटीरियर एलिमेंट में ये, अब ये सीढ़ी पर जाने का रास्ता, छत पर जाने का रास्ता, वहाँ ये प्लांट इंस्टॉल करा दिया है। तो इस तरह का चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए जो ये रास्ते को ब्लॉक करेगी। ये जो इसमें भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको, इसमें क्या चीज़ आपको विजिबल हो रही है, किसी को दिख रहा है ये क्या है प्रॉब्लम? पत्ते हैं सर। पत्ते हैं, ग्लास ब्रेकेज जैसे ये वायर जो है पैसेज ग्राउंड पे जा रहा है। उस पैसेज में जाने की जगह कम होगी या टाइम टू डेली आप नहीं जा सकते हैं, वहां पर भी ये पत्ते जमा होते हैं, तो ये आगे चल करके ये प्रॉब्लम होती है। ये किसी बिल्डिंग का जो, ये क्या नाम है, एरिया ही है पूरा, ये इस तरह से रेनी सीजन में या इस तरह से ये जो ये पेड़ या इस तरह की बुशिंग्स निकल आई हैं, इनको आपको कैसे क्लीन करना है, ये भी चीज़ें आती हैं इसमें। ये एक्सटीरियर एलिमेंट में है ये सारी। बारिश का पानी है, उसके बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के चीज़ों के बारे में दिखा रहा है ये। तो इसका मेंटेनेंस के लिए जो इसकी रिपोर्ट बनेगी, इस तरह से बनेगी इसकी ये। फिर ग्राउंड्स के बारे में है। ग्राउंड में देख रहे हैं आप, ये जो ये कंडीशन आपको दिख रही है, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा कैंपस होता है, तो कम से कम इसको भी टाइम टू टाइम, कम से कम नहीं तो जब इंस्पेक्शन का समय आ रहा है, शेड्यूल है, उस समय ही आप कराइए, तो साल में एक बार स्कूल आपका मेंटेन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है आपको। ये मेन होल के जो आपके जो पानी निकलने का जो अरेंजमेंट है, ये ढक्कन खुले हैं या टूटे हैं, तो वो चीज़ें सारी आपको रिपेयर करनी है इसमें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसका क्लियरेंस देखना है, पानी वहाँ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चला पत्ते भरे पड़े हैं उसमें सारे। ये कंडीशन देख लीजिए आप, ब्लॉकेज है, ब्लॉक्ड है ये जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें पत्तियां या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये अगर इस पर कवर दिया गया है तो ये इसीलिए दिया गया है कि इसको ओपन किया जा सके, क्लीन कराया जा सके। रेगुलर मेंटेनेंस सच क्लीनिंग gutters and spokes also essential for the optimum system performance। फिर और हम लोग देख लें जल्दी से, ये बिल्डिंग का इंटीरियर मेंटेनेंस है। इंटीरियर में भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे लाइट फिक्सर के पास ये वॉल का क्रैक है, या तो ये सारी चीज़ें माइन्यूटली ये सारी इसमें दी हुई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, लेकिन या तो आप प्रोसेस नहीं कराना चाहते, या बिजी हैं, या खाली हैं, लेकिन ये चीज़ें टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, आप इसको करा सकते हैं टाइम टू टाइम। ये आपके वॉल्स के जो क्रैक्स हैं उसके बारे में, इंटीरियर एलिमेंट में दरवाजे हैं, अगर दरवाजे टूटते हैं तो तुरंत नया दरवाजा लग तो जाता है, पता चला उसका, उसमें जो चीज़ें, कुंडी है, पेंट है, वो सारी चीज़ें नहीं लगी हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है फिर ये। तो इस तरह के मेंटेनेंस रखने हैं आपको। ये क्लीनिनेस है, टॉयलेट्स के जो वॉल्स हैं बाहर के, वो देख सकते हैं आप। ये फायर एक्सटिंग्विशर ही रखा हुआ है, इसको ऐसा फंसा रखा है कि अब ये अगर इमरजेंसी में यूज़ करना है तो ये निकलेगा ही नहीं, या आपने जहाँ पर ये इंस्टॉल किया है वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बाहर रख दिया है आपने, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। ये सीपेज का है कंडीशन ये सारी। प्लम्बिंग वर्क है, जो हमारे स्कूल के टॉयलेट्स होते हैं उनके मेंटेनेंस को भी देखना है आपको। टाइल्स का निकल जाना और ये टूट जाना, इस तरह की सिचुएशन बहुत ही awkward होती है ये आपके लिए। ये जो वेस्ट पाइप है, देखिए निकल गया है यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, अब ये निकल गया, नया लग रहा है लेकिन निकल गया, अब ये निकल गया तो निकला ही रह जाएगा ये फिर दोबारा लग नहीं पाएगा। इसको अगर आपने जरा सा ध्यान देना है, अगर इसी को आपने फिट करा दिया तो ये वर्किंग में आ जाएगा फिर। और भी चीज़ें हैं, पानी का इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड देख लीजिए। जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिचुएशन होती है, ये भी चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है, क्लास में लगी हुई है लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है।
लेकिन ये इसको आप धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा वर्क बढ़ा लेंगे तो आपका बजट फिर बढ़ेगा ही, और यही काम थोड़ा थोड़ा कराते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इस तरह की सिचुएशन होती है। और फिर ये फर्नीचर के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपको पूरा ये। तो कुछ ये जो मतलब प्रोसेस है, पहले आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को आप, इसके फोटोग्राफ्स रखें, आप ले लें एकदम, ये अब तो मोबाइल का ज़माना है, फ़ोटो तुरंत आप इसकी कैप्चर करिए। मैं तो करता हूँ कि अपने स्कूल में आप रिपेयर मेंटेनेंस कमेटी के जो मेंबर हैं उनका एक ग्रुप बना लीजिए, और उस ग्रुप में जो आपके कंजर्वेंसी स्टाफ हैं उनको भी आप ऐड कर लीजिएगा, उनके पास मोबाइल है तो, और जो भी फोटो है उसमें खींचते रहिए, वहाँ डालते रहिए ग्रुप में। आप आपका जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर अगर रेगुलर आपके पास है, उसको भी उस ग्रुप में ऐड करके रखिए आप। तो वो सारी चीज़ें वहाँ दिखती रहेंगी, आती रहेंगी, उसको पता रहेगा अब इतने काम मेरे बढ़ रहे हैं। फिर इसकी प्लानिंग आप करेंगे आप, अगर आपको ज़्यादा वर्क है या कम वर्क है उस हिसाब से इसको प्लान करिए आप। बाकायदा जो भी प्रॉपर वर्क से इसका अप्रूवल या जो भी चीज़ें करनी है वो लीजिए, और अप्रूवल के बाद फिर ये आपको सारा काम एग्जीक्यूट करना है ये। और उसके बाद फिर ये इंस्पेक्शन फार्मा है जो केवीएस के थ्रू दिया गया है, ये जब इंस्पेक्शन टीम आती है तो इसमें ये चीज़ें भरती है वो। तो ये मतलब मेरी कोशिश थी कि ये आपको मैंने पूरा रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में बताया आपको यहाँ पर। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी और भी चीज़ें पूछी तो हम लोग एक क्वेश्चन वाले सेशन में हम लोग करेंगे। और इसमें एक सर्कुलर और आया था, कलर गाइडलाइन। स्कूल का जो बिल्डिंग हमारी होती है, अगर उसकी पेंटिंग या कोई भी वर्क अगर करा रहे हैं आप, तो ये भी गाइडलाइन केवीएस ने जारी किया है कि किस तरह की कलर स्कीम यूज़ करनी चाहिए। जैसे ये दिया है इसमें एक्सटीरियर कलर गाइडलाइन है, जैसे बिल्डिंग है ये इसकी गाइडलाइन है कलर करने के लिए। तो इस वाली गाइडलाइन में पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सा कलर क्यों कैसे यूज़ किया गया है, किस लिए यूज़ किया गया है। और आप देखेंगे इसमें और भी इसमें सिस्टम है, एक ही नहीं है, बहुत तरह के कलरिंग सिस्टम दिए गए हैं इसमें। तो ये गाइडलाइन मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो ये चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा आप इसमें। इसमें क्लासरूम तक को इन्होंने गाइड किया है कि प्राइमरी क्लासेस किस कलर में होनी चाहिए, सेकेंडरी क्लासेस किस कलर में होंगी, कॉरिडोर कैसे हम लोग कलर करा सकते हैं। तो कभी आपके यहाँ स्कूल जब पेंटिंग वर्क चले तो ये काम आप इसमें देख सकते हैं, करा सकते हैं। बाउंड्री वॉल के कलर्स हैं इसमें। और कलर थ्योरी दी गई है इसमें, प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, हायर सेक्शन, इनके कलर्स किस तरह से होंगे, क्यों होंगे, वो सारी चीज़ें बताई हैं इसमें। कॉरिडोर के कलर है, देखिए ये सेकेंडरी सेक्शन के लिए। ये क्लासरूम के कलर्स हैं अलग अलग स्ट्रीम में। ये प्राइमरी सेक्शन के कॉरिडोर्स हैं, इनके जो दरवाजे हैं, इवन इन्होंने टॉयलेट्स तक के बताए हैं कि जो टॉयलेट के कलर होंगे वो कैसे करने हैं आपको, क्या स्ट्रक्चर उस पर दरवाजों पर बने होंगे। ये पूरी नई गाइडलाइन ये सारी आई हुई है अभी, इस पर आप काम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस रिपेयर। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो हम लोग इसको क्वेरी सेशन में कवर करेंगे। बाकी अगर कुछ और भी इसमें अगर आप और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर इससे रिलेटेड। सर एक डाउट है। बताइए। सर जैसे कि कोई भी प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन आता है तो सर वो आधे घंटे में अपना काम करके चला जाता है, तो फिर हम उसका किस हिसाब से बिलिंग करेंगे? क्योंकि पर डे का तो जो उनका चार्ज है जैसा 500 रुपीज समथिंग ऐसे होता है, तो और उनका तो चार्जेस जैसे ज़्यादा ही होता है अगर हम मार्केट की बात करें तो हम कैसे लेबर शीट प्रिपेयर करेंगे सर? इसको थोड़ा या तो पहले तो काम की प्रियॉरिटी आप देख लीजिए कि वो बहुत ज़रूरी आज ही कराना है, तब तो आपको इसको कराना ही पड़ेगा। और आजकल जो गवर्नमेंट्स के रेट हैं और जो फिजिकल जो मतलब मार्केट रेट है, वो दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आप गवर्नमेंट रेट देखेंगे तो पता चला कि प्लम्बर का जो रेट दिया है 480 या 500 दिया है,
लेकिन वो कहता है कि सर हम आएंगे तो हम इतना पैसा चार्ज करेंगे आपसे। तो अब वो डिपेंड करता है वर्क की प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम अभी रुक सकते हैं, कुछ काम और इकट्ठा हो जाए तब बुलाएं, तो करा सकते हैं आप। और अगर बहुत ही माइनर वर्क है तो अपने जो आपके कंजर्वेंसी स्टाफ है उनको आप ट्रेन करें। जैसे आपके जो स्वीपर्स हैं, मेरे यहाँ तो जैसे एक लड़का है वो छोटे मोटे इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर वो दोनों काम जानता है। मतलब अगर पंखों का कैपेसिटर बदलना है, पंखे की स्विच ठीक करनी है, या कहीं पाइप टूट गया है उसको पाइप बदलना है, वो सब कर देगा। केवल आपको मटेरियल मंगाना है वो करा लेना। तो ये धीरे धीरे आपको ये चीज़ों में प्रैक्टिस करके लानी है ये सारी। तो कोशिश ऐसी करनी है कि कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परफॉर्म हो जाए। ओके सर, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। जी सर एक्चुअली सर अभी बिल्डिंग में जो आप क्रैक की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ भी एक बिल्डिंग में क्रैक्स आए थे 3, तो वो थोड़े ज़्यादा डैमेजिंग थे, तो उनको हमने सही कराने के लिए प्रिंसिपल ने कंसल्ट किया। तो सर जो हम सीमेंट और ये कंक्रीट ये सारी चीजें मंगाते हैं सर, इनका कोई बिल देना नहीं चाहता, केवल सीमेंट वाले ने बिल दिया, बाकी ईंटों का और जो बजरपुट होता है और जो बाकी बालू होता है इन सब का कोई बिल ही नहीं दे रहा है सर। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है सर कि हम फाइनल जो बिल बनाएंगे, जो खर्चा है वो किस तरीके से बनाएंगे सर? मतलब आपको किस चीज़ का बिल नहीं मिल रहा है? सर ये खाली जैसे जो भी क्रैकिंग के लिए यूज होता है, जैसे सीमेंट होता है, बालू होता है, बजरपुट, ईंटें, इसमें से केवल सीमेंट का बिल मिला। बाकी यहाँ पे सर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है ये, तो वो लोग इनके पास बिल नहीं था, तो हमने काम तो करवा लिया क्योंकि बहुत जरूरी था। स्कूल की बिल्डिंग में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ गए थे, तो वही चीज है कि सर अब बिल मैं ढूंढ रहा हूँ कि बिल अब कैसे बनवाया जाए। तो जो बाकी का बिल दे रहा है तो उसके साथ कुछ ईंटे का अलग बिल दे रहा होगा, सीमेंट वाले नहीं दे रहे होंगे बिल आप। हाँ, एक सीमेंट वाले ही नहीं दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया कि हमारे पास बिल नहीं होता है, हम कच्चा बिल बनाते हैं, मतलब हाथ से लिख के दे देंगे, ऐसा बोल रहे थे सर। सर अब देखिए ये अब ऑफिशियली तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आप उससे ये बोलिए कि भाई तुम अपने नाम से ही एक पेज पर ही बिल छपवा लो, एक प्रिंट आउट निकलवा लो, थोड़ी आप ही उसकी हेल्प कर दो कि उस बिल पे भले उस पे नंबर या चीज़ें ना हो, लेकिन वो अपनी कमेटी से उसको वेरीफाई करवा करके आप उसका बिल प्रोड्यूस करिए। और आप उसमें एक नोट या एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारा जो लोकेशन है यहाँ पर कोई ऐसी संस्था इस तरह की चीज़ें नहीं अवेलेबल है, तो इस तरह का बिल हम लोग इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि सर पेमेंट के लिए कुछ तो चाहिए सर ना। भाई अगर सादे पन्ने पर लिख रहे हैं तो भी तो कम से कम एक मार्केट में अगर प्रिंटर और कंप्यूटर वाला अवेलेबल है तो उसके लिए एक नाम का एक बनवा ले अपना छोटा पेज का। तो इतना तो सर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा काम में बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मतलब हम खुद से वो बिल बनवा लें, फिर उनको वहाँ पे मतलब उनके पेमेंट साइन के ले लिए लें। सर वो चाहिए, नहीं तो फिर आप कैसे काम कर पाएंगे आप। और हाँ बिल तो जरूरी है। अब मान लीजिए कि अगर वो सीमेंट का बिल दे रहा है, बालू का दे रहा है और ईंट का बिल नहीं दे रहा है, या कोई उसमें 10 तरह के सामान आपने लगाए हैं और कोई एक तरह का सामान का बिल वो नहीं दे रहा है, तो जिसका नहीं दे रहा है उस वाले अमाउंट को किसी दूसरे वाले मटेरियल में एडजस्ट करके आप दे सकते हैं। और एक चीज और सर पूछना था सर, इन सब के लिए सर वो लोग ना जो पैसे की डिमांड करते हैं वो उनको तुरंत चाहिए होता है, और कॉलेज स्कूल से सर कोई भी एडवांस कुछ नहीं मिलता है, सर ये तो आपको सर ये फिर सब हमें अपनी खुद तो ये थोड़ी लाइजनिंग बनानी पड़ेगी आपको। और जिससे आप काम करा रहा, अभी आप नए हैं तो हो सकता है वो आपको विश्वास ना कर रहा हो, लेकिन आप जब 1-2 बार काम कराएंगे तो आप फिर उसके ऊपर विश्वास आपको होगा, आपको भी और उसको आप पर होगा, तो फिर वो सारे काम कराना शुरू करेगा। और थोड़ा सा सर लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है सर। यहाँ हमारे यहाँ भी मेरे आने से पहले 5 साल मतलब